तो स्टूडेंट्स, जो मैं टॉपिक यहाँ पर ले रहा हूँ वो एमएससी फाइनल का टॉपिक है ना। तो बाकी बच्चे इसको ना देखें क्योंकि ये काम जो आने वाला है एमएससी के बच्चों के ही काम आने वाली बात है। बाकी अगर ग्रेजुएशन वाले देखेंगे तो फालतू में कंफ्यूज होंगे, तो ना देखें, है ना। तो बच्चों यहाँ पर हम टॉपिक ले रहे हैं पैरामैग्नेटिक NMR ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनका NMR किस तरह का आता है। तो बच्चों इसको पढ़ने से पहले आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी जो है प्रोटॉन NMR की होनी चाहिए। और इसको पढ़ाते हुए मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ी बेसिक जानकारी क्या है प्रोटॉन NMR की है, कि किस तरह से फीक आती हैं और किस तरह से मतलब जो है रिलैक्सेशन क्या होता है और किस तरह किसको अप फील्ड डाउन फील्ड किस तरह से होता है, थोड़ी बेसिक जानकारी उसकी होनी चाहिए। चलो बच्चों, तो यहाँ पर बात करें हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के NMR की। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो हमने प्रोटॉन NMR पढ़ा है या फिर 13C NMR है, तो सारे क्या है डायमैग्नेटिक हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं, सारे बच्चे ही जानते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं बच्चों? जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो उनके NMR की यहाँ पर बात करने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो बच्चों जो सिंपल NMR होता है उसके अंदर क्या होता है? जो सिंपल NMR होता है बच्चों, जैसे कि यहाँ पर मिथाइलएमीन ले लिया मैंने, तो हम क्या करेंगे? ट्यूब में डालेंगे तो इसके जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन NMR की बात करेंगे तो अल्फा स्टेट और बीटा स्टेट आउटर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो जो स्पिन्स होती है दो स्टेट में डिवाइड हो जाते हैं। फिर क्या डालते हैं? हम रेडियो फ्रिक्वेंसी डालते हैं, तो ये क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, बीटा स्टेट में वापस आते हैं, तो उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन, कि रिलैक्स हो रहे हैं, अपनी ग्राउंड स्टेट में फर्दर वापस आ रहे हैं। वो टर्म क्या कहलाती है? रिलैक्सेशन कहलाती है। तो ये सिंपल NMR की बात थी। तो दो तरह के प्रोटॉन थे, तो दो तरह की पीक होती है। लेकिन बात यह है, अगर कॉम्प्लेक्सेस जो हैं या कंपाउंड जो हैं उनमें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी हों, तो फिर उनके NMR में क्या डिफरेंस आएगा? तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहने से बच्चों के आ गया, उसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना आ गया। और यहाँ पर तो जो प्रोटॉन है वो टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे थे, बिहेव करता है तो आउटर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो किस में स्टेट? दो स्टेट में डिवाइड हो जाता है, जिससे कि हमारे सिग्नल्स आते हैं। लेकिन यहाँ तीसरी चीज़, तीसरा विलेन आता है पैरामैग्नेटिक एटम। तो इससे क्या होगा? क्योंकि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हो गया तो उससे क्या होगा? उसका भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। वो अनपेयर्ड इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो न्यूक्लियाई के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा, उससे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। स्पेक्ट्रा जो है उस तरह से इजीली इंटरप्रेट करने वाला नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम जो किस चीज़ से आ रही है? इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, है ना। तो इसको जो एनालिसिस है फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं दो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स आर ट्रबलसम टू इन्वेस्टिगेट बाय NMR। तो काफ़ी डिफिकल्ट है इनको इन्वेस्टिगेट करना NMR के अंदर। रीज़न अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, उसका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, वो किससे इंटरेक्ट करेगा? जो जैसे प्रोटॉन NMR ले रहे हैं तो उनके साथ में फिर उसका इंटरेक्शन होगा, ठीक है। समटाइम देयर स्पेक्ट्रा गिव्स यूजफुल इन्फॉर्मेशन, लेकिन समटाइम ऐसा है कि वो क्या दे रहे हैं? कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो बच्चों इसको फर्दर आपको अगर ये रीड करना है तो परिश्रम पढ़ानिया से आप इसको रीड कर सकते हो। तो यहाँ पर केवल मैंने ये बताया कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, उसका खुद अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो प्रोटॉन NMR की अगर बात करेंगे तो उस न्यूक्लियाई से जो कि रेजोनेंस में आएगा, उससे भी वो क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा। तो बच्चों जो इनका स्पेक्ट्रा आता है तो इसके अंदर क्या है? द टू मोस्ट ऑब्वियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ NMR स्पेक्ट्रा ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके जो स्पेक्ट्रा आएंगे। एक तो क्या होता है बच्चों? केमिकल शिफ्ट इज ग्रेटली एक्सपेंडेड। जो केमिकल शिफ्ट है उसकी जो रेंज है काफ़ी बड़ी हो जाती है, जो कि हम देखेंगे। और दूसरा ब्रॉड पीक आती है ना। तो हमारा फोकस यहाँ पर रहेगा। तो इसके जो स्पेक्ट्रा आते हैं वो क्या आते हैं बच्चों? एक तो केमिकल शिफ्ट क्या आती है? काफ़ी बड़ी रेंज में आती है। दूसरा क्या आता है? ब्रॉड पीक आती है। और इसमें आगे हम यही पढ़ेंगे इनकी रीजनिंग की ब्रॉड पीक क्यों आ रही है, और फिर रीजनिंग पढ़ेंगे केमिकल शिफ्ट
जो है उसकी रेंज क्यों बड़ी हो गई है ना, उसके पीछे क्या रीजनिंग है, उन चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले यहाँ पे कुछ स्पेक्ट्रा हमने बनाए हुए, जैसे कि यहाँ पे बनाया हुआ मिथाइल एमीन का, ये नॉर्मल स्पेक्ट्रा है, आपको कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये किस तरह का कंपाउंड हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया, इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, जो बॉन्डेड होते हैं उनमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि क्या रहते हैं, पेयर्ड रहते हैं, इस तरह से स्पिन उनकी रहती है। तो 2 तरह के प्रोटॉन्स थे, तो 2 पीक्स आ गई हैं, ये NH2 की पीक आ गई है और CH3 की पीक 3 ppm पे आ गई है ना। तो इसको ध्यान से देख लो, और TMS 0 पे आता है। इस तरह का स्पेक्ट्रा सिंपल आता है, सिंपल स्पेक्ट्रा है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का है, पैरामैग्नेटिक कुछ नहीं है। लेकिन बच्चों अब अगर ब्लेन यहाँ पर आए, ब्लेन मतलब जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा। जैसे कि बच्चों निकल का ये कॉम्प्लेक्स है, तो निकल के अंदर क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर नॉर्मल अगर निकल नहीं होता तो यहाँ पर देखें तो 2 तरह के प्रोटॉन्स थे, तो 2 पीक्स सिंपल आनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि निकल आ गया, निकल के अंदर क्या है बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है जो प्रोटॉन है जो रेजोनेंस में जाएगा उनके साथ में, तो उससे क्या क्या हो रहा है, 2 चीज़ें, 2 करैक्टरिस्टिक्स बताइए। एक तो ब्रॉडनिंग हो रही है, ब्रॉडर पीक आएगी। ब्रॉडर पीक का मतलब होता है शार्प पीक, शार्प पीक बच्चों इसको बोलते हैं। ब्रॉडर पीक आ रही है मतलब इस तरह की ब्रॉड हो जा रही है पीक्स, ठीक है। और दूसरा केमिकल शिफ्ट जो है वो बड़ी रेंज में आती है। देखो यहाँ पर इसमें CH3 जो कि हमारा 3 ppm पर आ रहा था नॉर्मल में, लेकिन जब निकल के साथ ही अटैच हो गया तो CH3 कहाँ जा रहा है, 80 ppm पर जा रहा है, और NH2 कहाँ पर जा रहा है, -98 ppm पर जा रहा है। तो इस तरह से, क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आ गया, इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो इंटरेक्ट कर रहा है इन प्रोटॉन से और उनकी केमिकल शिफ्ट को शिफ्ट कर दे रहा है काफ़ी बड़ी रेंज में। 85 है जो कि नॉर्मल कंपाउंड्स होता है 3 ppm पर आती है ना बच्चों। यहाँ पर दूसरा स्पेक्ट्रा लिखा हुआ है मैंने निक्लोसिन का, 1,1 डैश डाइमिथाइल निक्लोसिन का। तो इसके जो प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन है हमारे यहाँ पर, तो प्रोटॉन की पिक आएंगी, तो प्रोटॉन की नॉर्मली पिक यही आती 3-4 आती है यहाँ पर, है ना, जो इसके अंदर लगे हुए। लेकिन यहाँ पर देखो ये 200 ppm पर जो पिक आई है CH3 की पे आई है, और जो एरोमेटिक प्रोटॉन है वो कितने गए, -200 ppm पर गए हैं। तो इस तरह रेंज बढ़ गई, जो कि हमारा नॉर्मल स्पेक्ट्रा होता है बच्चों प्रोटॉन NMR, तो उसकी पीक हम जानते हैं कितनी आती है, 0 से 12 ही तो वेरी करती है। तो मैं कह रहा हूँ जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आ गया तो उसके अंदर क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इंटरेक्ट करेंगे प्रोटॉन से, न्यूक्लियस से जो रेजोनेंस करने वाला है, तो उससे 2 तरह के चेंज स्पेक्ट्रा में आए। एक तो क्या हो रही है, ब्रॉडर पीक हो रही है, दूसरा उनकी केमिकल शिफ्ट की रेंज इंक्रीज हो जा रही है। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं इनकी क्या, इसके पीछे क्या रीजनिंग है, तो जो पहले हम पढ़ेंगे कि ब्रॉडर क्यों हो रही है, यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद पढ़ेंगे कि केमिकल शिफ्ट जो 0 से 12 नॉर्मल NMR में वेरी करती थी, तो यहाँ पर इतनी लंबी रेंज क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या रीज़न है ना, उसको बाद में पढ़ेंगे। पहले ब्रॉडर की मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पर ये सारा हो रहा है इलेक्ट्रॉन आने, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, उसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक, उसका रीजन हो ब्रॉडनिंग, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10³ टाइम लार्जर देन न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंटम। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है 1000 टाइम ज़्यादा है किससे, न्यूक्लियाई के मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक मोमेंटम से। इलेक्ट्रॉन जो है जो यहाँ पे प्लेन का काम कर रहा है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस ला रहा है, उसका मैग्नेटिक फील्ड जो न्यूक्लियाई है उनके मैग्नेटिक फील्ड से काफ़ी ज़्यादा, 1000 टाइम उसका मैग्नेटिक मोमेंटम ज़्यादा है। और जो बच्चों टम्बलिंग ऑफ पैरामैग्नेटिक, ये टम्बल मतलब सॉल्यूशन के अंदर है तो इनकी टम्बलिंग होती रहती है, उससे क्या हो रहा है, आयन प्रोड्यूस लार्ज मैग्नेटिक फील्ड, तो उससे क्या हो रहा है बच्चों, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, विच डिक्रीज द स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन टाइम। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन टाइम, जो प्रोटॉन ऊपर गया था उसका जो वहाँ रहने का टाइम था, जो अपर स्टेट में रहता था, वो क्या हो जा रहा है, काफ़ी डिक्रीज हो रहा है ना। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये निकला कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंटम है वो काफ़ी ज़्यादा है, 1000 टाइम ज़्यादा है न्यूक्लियाई के मोमेंटम से, न्यूक्लियाई के मैग्नेटिक मोमेंटम से। और जो आयन्स हैं वो सॉल्यूशन के अंदर क्या होती रहती है, उनकी टम्बलिंग होती रहती है, उससे काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और वो जो क्या करता है, विच डिक्रीज
तो स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन टाइम T1, स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन जो है उसको डिक्रीज कर देता है, उसके टाइम को डिक्रीज कर देता है। आप प्रोटॉन हायर स्टेट में उतनी देर नहीं हो रहा, बल्कि क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, नीचे वाली स्टेट में आ जा रहा है। जैसे कि हम रिलैक्स करते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं, तो ऐसे ही प्रोटॉन जो ऊपर गया फिर क्या करता है, रिलैक्स नीचे आना चाहता है, अपनी ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है। तो वो जो टाइम है ऊपर रहने का वो डिक्रीज हो जाता है इस इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंटम की वजह से, क्योंकि इसका मैग्नेटिक मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा है। तो एक ये ब्रॉडनिंग का कारण बनता है, उसको हम देखेंगे अभी क्यों ब्रॉडनिंग की बात करें। रिलैक्सेशन टाइम कम कर देता है ये। दूसरा बच्चों, द वेव फंक्शन फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैज ए फाइनाइट वैल्यू एट द न्यूक्लियस। तो इसका जो वेव फंक्शन है, यदि वो इस प्रोटॉन का रेजोनेंस है सपोज, यहाँ पर इसकी फाइनाइट वैल्यू है, इसके वेव फंक्शन की यहाँ पर फाइनाइट वैल्यू है। कहने का मतलब ये है सिंपल भाषा में कि ये प्रोटॉन यहाँ पर रीच कर जा रहा है, जैसे कि डिलोकलाइजेशन होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्ड के थ्रू यहाँ तक पहुँच जा रहा है। मतलब इसका जो वेव फंक्शन है यहाँ पर, वेव फंक्शन हमें बताता है कि वेव फंक्शन का स्क्वायर यही बताता है कि कोई पार्टिकल वहाँ पर उपस्थित है या नहीं, है ना। तो वेव फंक्शन यहाँ पर अगर कुछ इसकी फाइनाइट वैल्यू प्रोटॉन तक पहुँच जा रहा है थ्रू बॉन्ड्स, अगर ये रीच कर जा रहा है, जैसे कि डिलोकलाइजेशन होता है, अगर उस तरह से यहाँ पर ये रीच कर जा रहा है, तो बच्चों क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचा है तो क्या होगा, न्यूक्लियस है ये, न्यूक्लियर स्पिन और इलेक्ट्रॉन स्पिन में आपस में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। न्यूक्लियर स्पिन और इलेक्ट्रॉन स्पिन में आपस में क्या होगा बच्चों, कपलिंग होगी, आपस में इंटरेक्शंस होगा, जिसको क्या कह रहे हैं हम, कपलिंग बोल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड न्यूक्लियर स्पिन कपलिंग अकर, दिस कैन आल्सो गिव राइज टू फ्लक्चुएशन मैग्नेटिक फील्ड। तो इनके ये यहाँ तक पहुँच रहा है, इसका वेव फंक्शन यहाँ पर है, मतलब ये इस प्रोटॉन तक पहुँच पा रहा है, तो उसके साथ में क्या करेंगे, दोनों इंटरेक्ट करेंगे, दोनों मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। दो मैग्नेट होती हैं तो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, मतलब एक दूसरे से कपल करेंगे, उससे इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अप डाउन फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। जो क्या काम कर दे रहा है बच्चों, उसे क्या हो रहा है, ओ बी क्या कर रहा है, T1 जो स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन है उसको फास्ट कर दे रहा है। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को इन 2 पॉइंट्स में क्या बताया, मैंने बताया कि ब्रॉडनिंग क्यों होती है। तो ब्रॉडनिंग के 2 कारण बताए, और उनके पीछे यही है कि स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिक्रीज हो जा रहा है, वो कम हो जा रहा है। यहाँ पर हायर स्टेट में न्यूक्लियाई अब कम समय रुक रहा है, उससे ब्रॉडनिंग होगी। तो ठीक है ना। एक रीज़न क्या था, पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, और ये जो आयन्स हैं ये टम्बलिंग करते रहते हैं, उससे बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, जो क्या कर रहा है, इसके रिलैक्सेशन टाइम को, स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन टाइम को डिक्रीज कर दे रहा है। दूसरा कारण क्या बताया हमने, दूसरा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ तक पहुँच रहा है, मतलब इसका वेव फंक्शन वहाँ पर जीरो नहीं है, वहाँ तक पहुँच जा रहा है। तो न्यूक्लियर स्पिन और इलेक्ट्रॉन स्पिन में आपस में क्या होगा, इंटरेक्शन, जैसे 2 मैग्नेट इंटरेक्ट करती हैं उसी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इन दोनों में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन की वजह से यहाँ पर जो प्रोटॉन पर क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होगा, फ्लक्चुएट करेगा तो स्पिन रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ बच्चों ब्रॉडनिंग का कारण कि स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो बच्चों हम जानते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, क्या जानते हैं हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, कि बच्चों डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू h/2π जानते हैं बच्चों। तो ये एनर्जी है, ये टाइम है, टाइम में अनसर्टेनिटी है, ये एनर्जी में अनसर्टेनिटी है। तो बट जो एनर्जी को तो हम क्या लिख सकते हैं, एच न्यू भी लिख सकते हैं, एच तो कांस्टेंट है, वो तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। तो डेल न्यू डॉट डेल टी अप्रोक्सीमेट h/2π, तो एच से एच काट दिया मैंने, तो कुल मिला के क्या बचा बच्चों, डेल न्यू डॉट डेल टी अप्रोक्सीमेट 1/2π। अगर बच्चों रिलैक्सेशन टाइम में अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी में अनसर्टेनिटी कम होगी, शार्प पीक आती है। लेकिन हम जब टाइम कम है, हायर स्टेट में रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया, तो उसमें अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी। जब उसमें अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी में अनसर्टेनिटी ज़्यादा रहेगी, फ्रीक्वेंसी में अनसर्टेनिटी ज़्यादा रहेगी तो ये पीक क्या आएगी बच्चों, ब्रॉडर पीक आएगी, ब्रॉडर पीक आएगी। क्योंकि टाइम कम होने से क्या होगा, उसकी टाइम में
ऊपर हायर स्टेट में बीटा स्टेट में रहने का जो समय है उस क्या हो गया, कम हो गया, इसमें अनसर्टेनिटी कम हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, इसमें अनसर्टेनिटी फ्रीक्वेंसी में अनसर्टेनिटी बढ़ गई तो ब्रॉडर हो गई पीक फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम सर्टेन नहीं है ना, सर्टेन नहीं है तो ब्रॉड हो जाती है पीक, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई, ये भी फ्रीक्वेंसी है, ये भी फ्रीक्वेंसी, तो ब्रॉड हो रही है पीक, अनसर्टेनिटी ज़्यादा। शार्प पीक तो पर्टिकुलर कोई फ्रीक्वेंसी, उसमें अनसर्टेनिटी अनिश्चितता कम है, इसमें अनिश्चितता ज़्यादा है, ठीक है, अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इन दो में बताया कि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है इन दो रीजन की वजह से, जिससे पीक की क्या हो रही है, ब्रॉडनिंग हो रही है। तो बच्चों आगे हम क्या देखते हैं, ब्रॉडनिंग की हमने रीजनिंग देखी, अब देखते हैं हम केमिकल शिफ्ट के क्या कारण हैं, केमिकल शिफ्ट के क्या कारण है जो कि जिसकी मतलब ये जो रेंज है काफ़ी बड़ी हो जा रही है, तो उसके कारण देखते हैं ना, इसके बाद उसकी रीजनिंग देखते हैं हम, ठीक है बच्चों।